मेरी शादी के 5 साल तक मैं पेट से नहीं हुई। अच्छा इलाज कराने का पैसा जुटाने मेरे पति विदेश चले गए। उनके जाने के 1 साल बाद मेरे भाई का बेटा मेरे साथ रहने आ गया। वो मेरी ही उम्र का था और उसके आने के 1 महीने के बाद ही मैं पेट से हो गई। लेकिन कैसे? जब मैं गुस्से में उसके कमरे में गई तो दंग रह गई। वो ऐसी किताबें पढ़ रहा था जिनकी तस्वीरें देख ही मुझे शर्म आ गई और उनमें जो गंदगी परोसी गई थी उसे पढ़कर तो कोई भी अपना आपा खो दे और रिश्तों की मर्यादा भूल हद पार कर दे। मेरा नाम सीमा है। मेरी शादी को 5 साल गुजर गए थे पर अभी तक मेरे घर में बच्चे की कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। शादी के 5 साल तक हम पति पत्नी ने अपना खूब इलाज भी करवाया पर कोई खुशखबरी नहीं मिली। अपनी ये हालत देखकर कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता कि कहीं मैं बांझ तो नहीं थी। खैर, अब तो जो था वह था ही। काफ़ी इलाज के बाद जब हमें कोई परिणाम नहीं मिला तो डॉक्टर ने हमें आईवीएफ की सलाह दी। पर आईवीएफ करवाने में खर्चा बहुत आता था और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम आईवीएफ करवा सकें। इसलिए एक दिन मेरे पति ने कहा कि हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है और हमारे पास पैसे नहीं हैं। इसलिए मुझे नौकरी के लिए विदेश जाना पड़ेगा। मैं अपने पति को विदेश जाने नहीं देना चाहती थी क्योंकि उनके जाने के बाद मैं अकेली हो जाती। मेरे पति अपने माँ बाप के इकलौते थे और मेरे सास ससुर इस दुनिया में नहीं थे। इसलिए मैं अपने पति के साथ अकेली ही रहती थी। वह तो भगवान का शुक्र था कि हमारा घर शहर में था और खुद का था। उनके जाने के बाद मैं घर में एकदम अकेली हो जाती। लेकिन कहते हैं ना कि मजबूरी इंसान को क्या कुछ करने को मजबूर नहीं कर देती। मजबूरन पैसों के लिए मेरे पति को अपना देश छोड़ विदेश जाना ही पड़ा। वह तो आस पड़ोस के लोग अच्छे थे जिनकी वजह से मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता और मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो पड़ोसी मेरी मदद भी करते थे। मेरे पति का नाम अमित था। अमित को विदेश गए हुए 1 साल गुजर गया था। एक दिन अचानक मेरी भाभी का फ़ोन आया। मेरी भाभी मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थीं। उनके बच्चे लगभग मेरी उम्र के थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा बेटा विहान पढ़ाई के लिए शहर आ रहा है। कुछ लोगों ने मुझे विहान को हॉस्टल में रखने की सलाह दी है पर मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हें और तुम्हारे पति को कोई ऐतराज़ ना हो तो मेरे बेटे विहान को तुम अपने पास रख लो क्योंकि हॉस्टल का खर्चा भी ज़्यादा है और हॉस्टल में रहने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तुम्हारे पास रहेगा तो सुरक्षित रहेगा और तुम तो उसकी बुआ हो, तुम माँ समान हो। वह तुम्हारे साथ रहेगा तो मुझे उसकी फिक्र भी नहीं होगी। विहान के आने की खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुई पर मुझे अपने पति की इजाज़त की ज़रूरत थी। जब ये बात मैंने अमित को बताई तो उन्हें भी इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं हुआ बल्कि उन्होंने तो कहा कि तुम अकेली रहती हो, विहान आ जाएगा तो तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा और मैं भी सुकून से यहाँ पर काम कर पाऊँगा। जब मुझे अमित की तरफ से इजाज़त मिल गई तो ये बात मैंने अपनी भाभी को बताई। वह भी बहुत खुश हुई। अगले 2 दिनों में ही विहान हमारे साथ रहने आ गया। विहान के आ जाने से मुझे घर में अच्छा लगने लगा। नहीं तो अमित के जाने के बाद तो ये पूरा घर मुझे काटने को दौड़ता था। विहान बहुत अच्छा था। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। कभी कभी जब मेरी तबीयत खराब हो जाती तो कहता, बुआ तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम आराम करो और मैं घर का सारा काम कर लूँगा। कुछ दिनों के बाद से विहान हर रात मुझे चॉकलेट वाला दूध बनाकर देने लगा। मैं दूध पीती और सो जाती और जब सुबह सोकर उठती तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता। मैंने विहान की तारीफ करते हुए हंसकर कहा, विहान तुम तो बहुत अच्छा दूध बनाते हो, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है और सुबह को फ्रेश फ्रेश लगता है। इस बात पर हंसते हुए विहान कहता है, बुआ ये मेरे हाथों का कमाल है। मैं आपके लिए इतने प्यार से दूध बनाता हूँ कि आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। उसकी इस बात पर मैंने हंसते हुए कहा, अच्छी बात है, तुम्हारी शादी जिस लड़की से होगी वह बहुत खुश नसीब होगी क्योंकि तुम उसका बहुत ख्याल रखोगे। विहान कहने लगा, फिर तो मुझे मेरी बीवी बिल्कुल आपकी तरह ही चाहिए, आपकी तरह ही चांद सी खूबसूरत।
मैंने कहा, बिल्कुल, तुम अच्छे हो तो तुम्हें बीवी भी ऐसी ही मिलेगी। विहान बोला, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं दिखने में अच्छा हूँ तो मुझे बीवी भी ऐसी ही मिले। फिर एकदम से विहान कहने लगा, बुआ जी, वैसे आपको भी मेरे जैसा ही कोई हैंडसम पति मिलना चाहिए था। फूफा जी आपके आगे बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। मैंने कहा कि उनका रंग भले ही दवा है, पर वह स्वभाव के बहुत ही अच्छे हैं और मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि मैं उनके साथ खुश हूँ। इसके बाद विहान मुझे अपने कॉलेज की बातें बताने लगा। वह मुझसे अक्सर ढेर सारी बातें करता और मैं उसके कॉलेज के किस्से सुनकर उसकी बातों पर खूब ठहाका मार कर हंसती। वह मुझसे कहता, बुआ, आप मेरी बुआ से ज़्यादा मेरी दोस्त हैं। एक दिन अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। विहान घर पर नहीं था, इसलिए मुझे अकेले ही डॉक्टर के पास जाना पड़ा। पर डॉक्टर के पास जाने के बाद जो बात मुझे पता चली, उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर के मुंह से प्रेगनेंसी की खबर सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई थी कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। मैंने डॉक्टर से कहा कि लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। डॉक्टर ने मेरे सामने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट रखते हुए कहा, क्यों, अभी तक तो आप इसी चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रही थी और जब प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आप भगवान का शुक्र करने की जगह उल्टा परेशान हो रही हैं। अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देखकर तो मैं बदहवास सी खड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि शादी के इतने दिनों बाद मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान आ जाएगा। रिपोर्ट देखकर उस वक्त मैंने डॉक्टर से कुछ नहीं कहा। रिपोर्ट लेकर मैं डॉक्टर की क्लिनिक से बाहर आ गई, पर मेरी आंखों में ढेर सारे आंसू थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे और बिहान के अलावा उस घर में तीसरा और कोई नहीं था। फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? ये सब सुनकर ना चाहते हुए भी मेरा दिमाग विहान की तरफ जा रहा था। फिर भी मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि विहान मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता है। वह तो मेरे सगे भाई का बेटा था। मैं तो उसके लिए उसकी माँ समान थी। फिर वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मेरा दिल इस बात के लिए गवाही ही नहीं देता, पर हकीकत तो मेरे सामने थी। यही सब सोचते विचारते मैं अपने घर पहुंच गई। घर जाते जाते शाम हो गई थी। विहान घर पर आ गया था। मैंने दरवाजे का डोरबेल बजाया तो विहान ने दरवाज़ा खोला। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, बुआ, कहाँ चली गई थी आप? मैं आपके लिए कब से परेशान था। फ़ोन लगा रहा था मैं आपको, लेकिन आपका मोबाइल तो स्विच ऑफ बता रहा था। मैं घर के अंदर आई तो वह मेरे पीछे पीछे आता हुआ ये सारी बातें कह रहा था। उसने मुझे चाय का पूछा, पर मैंने उसकी एक भी बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो मुझे एक आंख भी नहीं भा रहा था। मुझे उससे नफरत होने लगी थी। विहान ने कहा, बुआ, आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। यही कहते हुए मैं अपने कमरे में चली गई और अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट को दराज में रख दिया और अपने बेजान वजूद को लेकर मैं बिस्तर पर बैठ गई। मेरी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी, क्योंकि बेहान मेरे सगे भाई का बेटा है। मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी और विहान के पापा सबसे बड़े थे। जब विहान के पापा की शादी हुई तो उस वक्त मेरी उम्र 8 साल थी और विहान जब पैदा हुआ तब मैं 10 साल की थी। मुझे अपने भाई की परवरिश पर बिल्कुल भी शक नहीं था, लेकिन जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी उससे सारा शक विहान पर ही जाता था, क्योंकि मेरे और उसके अलावा घर में कोई तीसरा था ही नहीं। मैं अपना सर अपने दोनों हाथों में लेकर बैठ गई। फिर मुझे याद आया कि पिछले कई दिनों से विहान मुझे दूध बनाकर देता है और मुझे बहुत अच्छी नींद भी आती है। क्या विहान दूध में मुझे नींद की दवाइयाँ देता है? और मेरे सोने के बाद ये सब सोचते सोचते मैं फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते सोच रही थी कि क्या सगे रिश्ते इतने मतलबी होते हैं कि उन्हें अपनी इच्छा पूर्ति के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता। वो मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता था? उसका दिल इस गुनाह के लिए राजी कैसे हो गया?
मैं बस रोए चली जा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब जानने के बाद मेरे ऊपर क्या बीत रही थी, इसका अंदाजा कोई लगा भी नहीं सकता था। मुझे याद आने लगा कि कैसे बचपन में मैं उसे अपनी गोद में खिलाया करती थी और वह अपनी तोतली जुबान से मुझे बुआ बुआ कहकर पुकारता था। उसकी तोतली आवाज़ में बुआ सुनकर मैं खूब हंसती थी। यहाँ आने के बाद उसे देखकर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वह मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इसी सोच में गुम थी कि तभी विहान मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते हुए अंदर आ गया। मैंने देखा कि उसके हाथ में दूध का गिलास था। वह मेरे लिए चॉकलेट वाला दूध बनाकर लाया था। वह बड़े ही नॉर्मल अंदाज में बेड पर आकर बैठ गया। उसके बेड पर बैठते ही मैं घबरा कर खड़ी हो गई, जैसे न जाने वह मेरे साथ क्या कर देगा। मेरा ये बर्ताव देखकर उसने बड़ी हैरानी से पूछा, क्या बात है बुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? सब ठीक तो है? ये लीजिए, दूध पी लीजिए और आराम करिए। विहान ने दूध का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने दूध का गिलास लेकर साइड की टेबल पर रख दिया और उसे सख्त लहजे में कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे नींद आ रही है। मेरे सख्त लहजे से वह थोड़ा सा घबरा गया। उसने पूछा, क्या बात है बुआ, आप इस तरह से क्यों बोल रही हैं? उसकी हरकत देखकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रही थी कि इतना बड़ा गुनाह करने के बाद ये मेरे सामने कैसे नाटक कर रहा है। उसकी हरकत देखकर मैंने सोचा कि मैं उसके मुंह पर प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देकर उसे एक थप्पड़ मारूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। मैंने अपने गुस्से को संभालते हुए कहा कि तुम जाओ, मैं सोना चाहती हूँ। मेरे इतना कहने पर वो उठकर बाहर जाने लगा। उसने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन दूध ज़रूर पी लीजिएगा। इससे आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। फिर से दूध पीने का जिक्र करके वह कमरे से बाहर निकल गया। मैं यही तो जानना चाहती थी कि दूध पिलाकर वह मेरे साथ आखिर कौन सा घिनौना खेल खेल रहा था। उसके जाते ही मैंने उस दूध वाले गिलास को लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया और कमरे की लाइट बंद करके सो गई। पर मैं सोई नहीं थी और अपने कमरे का दरवाज़ा भी बंद नहीं किया था। मुझे उस वक्त का इंतज़ार था कि विहान मेरे कमरे में आखिर कब आता है। पर 1 घंटा गुजर गया, विहान मेरे कमरे में नहीं आया और मुझे बेचैनी होने लगी। मुझे लगा कि शायद विहान को शक हो गया है कि मैं सोई नहीं हूँ। मेरे साथ इतना कुछ हो जाने के बाद अब मैं सहन नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैं तुरंत ही चुपके से उठकर विहान के कमरे के पास गई ताकि मैं देख सकूं कि इस वक्त वह जाग रहा है या फिर क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने उसके कमरे में झांक कर देखा, मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। विहान अपने कमरे में बैठकर सिगरेट पी रहा था और वह बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। वह बार बार कभी उठकर टहलने लगता तो कभी बैठ जाता और लगातार सिगरेट पीता ही चला जा रहा था। उसकी ऐसी हरकत देखकर तो मैं समझ गई कि विहान अब किस रास्ते पर चल पड़ा है। मैं वापस कमरे में लौट आई। अब मेरा शक यकीन में बदलने लगा था, लेकिन अब मैं दोबारा अपने साथ ऐसी कोई भी गलती दोहराना नहीं चाहती थी जिससे मेरे साथ कुछ भी गलत हो। अब मैंने सोच लिया था कि सुबह मैं उठकर विहान से कह दूंगी कि तुम अपने रहने का ठिकाना कहीं और ढूंढ लो। ये सब सोचने के बाद मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और गहरी नींद में सो गई। पर सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे कमरे का दरवाज़ा बहुत तेज़ तेज़ बजाया जा रहा था। मैं घबराकर उठी और अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने विहान को देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने गुस्से में कहा कि आपने दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों कर लिया था? उसका रौब जमा कर मुझसे ये पूछना मुझे तबाह करके रख दिया था। वह होता कौन है मुझसे इस लहजे में बात करने वाला? उसे तकलीफ़ आखिर किस बात की थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया? जो गुनाह वह मेरे साथ करने वाला था, शायद उसकी तलब ना पूरी होने पर वही यूं उखड़कर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मुझे ये पूछने वाले? मेरी बुलंद आवाज़ पर वह कुछ हैरान हुआ और फिर बोला, वो रात में आपकी तबीयत खराब थी, इसलिए मुझे आपकी फ़िक्र थी। मैं कब से दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रहा था,
पर जब आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं परेशान होकर दरवाज़ा पीटने लगा कि कहीं आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब ना हो गई हो। मुझे उसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखावे की परेशानी देखकर उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने गुस्से में कहा कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए मैं अपने कमरे से निकली और फ्रेश होने के बाद मंदिर चली गई। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वह मुझे सही रास्ता दिखाएं और इतनी बड़ी मुश्किल से बाहर निकालें। मेरा मन बहुत अशांत था क्योंकि एक तरफ तो मेरा खुद का घर तबाह होने वाला था और दूसरी तरफ जब मैं विहान को यहाँ से जाने को कहूँगी तो मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगी। अभी तक मुझे कोई भी सबूत विहान के खिलाफ नहीं मिला था। यही सोचते हुए मैंने सोचा कि आज तो मैं कुछ भी करके मौका पाकर विहान के कमरे में जाकर उसके खिलाफ कोई सबूत ढूंढूंगी। दोपहर को जब मैं घर वापस लौटी तो विहान अभी कॉलेज से नहीं आया था, इसीलिए मैं तुरंत ही उसके कमरे में पहुंची और वह नींद की गोलियां जो वह मुझे रोजाना दूध में मिलाकर देता था उनको ढूंढने लगी। मैंने पूरा कमरा खंगालना शुरू किया तो मेरे हाथ नींद की गोलियां तो नहीं लगी, लेकिन एक ऐसी चीज़ लगी जिससे मेरे होश उड़ चुके थे। मेरे हाथ में एक ऐसी मैगजीन लगी जिसे किशोरावस्था की दहलीज पर पहुंचने वाले ज़्यादातर बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह उस तरह की चीज़ों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं और उनके मन में उन चीज़ों को लेकर हजारों सवाल आने लगते हैं। उस मैगजीन में ऐसी तस्वीरें थीं जिन्हें देखकर मुझे खुद भी शर्म आने लगी थी और उनमें जो कुछ लिखा था उसे पढ़कर तो कोई भी अपने दिमाग का संतुलन खो बैठता और फिर वह सब कर बैठता जिसमें वह किसी भी तरह की कोई भी हद पार कर सकता था, रिश्तों की मर्यादा की भी। अब मैं अच्छे से समझ चुकी थी कि विहान ने ही मेरे साथ ये सब किया है और वह इस रास्ते पर चल पड़ा है, इसीलिए वह इन सब चीज़ों का सहारा ले रहा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे भाई का बेटा ऐसा निकलेगा। अगले दिन सुबह ही मैं अपनी एक सहेली के घर पहुंच गई। मेरे पड़ोस में मेरी ही हम उम्र एक सहेली रहती थी। मैं उससे अपने मन की सारी बातें शेयर करती थी, पर ये बात मैं उसे कैसे बता सकती थी। पर मेरी मजबूरी थी, मुझे किसी न किसी को तो अपने अबॉर्शन के लिए साथ लेकर जाना ही था, क्योंकि मेरे पति अमित अगले महीने आने वाले थे और अगर मेरी प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन की हो जाती तो मेरा अबॉर्शन भी नहीं हो सकता था। इसीलिए मुझे जल्द से जल्द ये करवाना था। मैंने अपनी सहेली को अपनी प्रेगनेंसी की बात नहीं बताई, सोचा अस्पताल जाकर बताऊंगी। मैंने उसे कहा कि मेरी कल डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसने कहा ठीक है। उस दिन मैं पूरा दिन अपनी सहेली के घर पर ही रुक गई, वहीं पर खाना खाया और आराम भी किया। मैंने अपनी सहेली से झूठ बोला कि विहान घर पर नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये सब जानने के बाद उसने खुद ही मुझे अपने घर पर रोक लिया था। अगले दिन हम दोनों डॉक्टर के पास जाने वाले थे, पर जब मैं उधर से अपने घर आई तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर तो मेरी जान मेरे हलक में ही अटक कर रह गई थी। मैंने देखा कि घर पर मेरे पति अमित आए हुए थे। उन्होंने मुझे देखते ही अपने गले से लगा लिया और कहने लगे, अब बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था, कहाँ पर थी तुम? उनसे लिपट कर मैं रोने लगी और सोचने लगी कि अब क्या होगा, मेरा अबॉर्शन कैसे होगा। अमित ने मुझसे कहा कि तुम रो क्यों रही हो, अब तो मैं आ गया हूँ। मैं आने वाला था अगले महीने, पर मैं अभी ही आ गया क्योंकि मेरी छुट्टी लग गई थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। उस वक्त मैंने अपने अंदर छुपे हुए दर्द को किसी तरह संभाला और ना चाहते हुए भी अमित के साथ मुस्कुराई। मैंने किसी तरह रात का खाना बनाया। खाना खाने के बाद विहान अपने कमरे में सोने चला गया। अमित बहुत थके हुए थे। उन्होंने थोड़ी बहुत मुझसे बातें की और फिर सो गए, पर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं सोच विचार में थी कि कल मैं अबॉर्शन के लिए कैसे जाऊंगी। कल क्या, अब तो मैं किसी भी दिन नहीं जा पाऊंगी। अब ये मैं कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि अब तो अमित आ गए हैं।
अगर इन्हें मेरी सच्चाई पता चल गई तो मेरा तो घर टूटकर बिखर ही जाएगा। यही सब सोचते विचारते कब सुबह हो गई पता नहीं चला। मैंने देखा अमित सोए हुए थे। मैं कमरे से बाहर आकर सोफे पर जाकर बैठ गई। मैंने देखा विहान अपने लिए चाय बना रहा था। वह किचन से आया और मुस्कुराकर बोला, कैसा लगा आपको अमित फूफा जी का सरप्राइज? मैंने उसे गुस्से और नफरत से देखते हुए कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता? अब तुम अपना ये ड्रामा करना मेरे सामने बंद करो। उसे उस वक्त मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं वह बोलती जा रही थी और वह मुझे हैरत भरी निगाहों से देख रहा था। वह कहने लगा, आखिर आप कहना क्या चाह रही हैं? मुझे आपकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हैं। मैंने ऐसा भी क्या किया है इससे पहले कि मैं विहान से कुछ कहती कि तभी अमित ने मुझे आवाज़ देकर कमरे में बुलाया और मैं जैसे ही कमरे में पहुंची मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। अमित के हाथ में मैंने अपनी रिपोर्ट को देखा जिसे वह पढ़ रहे थे। अब तो मुझे काटो तो खून ही नहीं। अमित ने मेरी तरफ देखा और बोले, सीमा ये सब क्या है? मुझे तो बोलने के लिए शब्द ही नहीं सूझ रहे थे। मैं घबरा गई और सोचने लगी कि अब तो मेरा घर बर्बाद ही हो जाएगा। ये सब जानने के बाद अमित मुझे छोड़ देंगे। यही सब सोचते हुए कब मैं बेहोश होकर गिर गई मुझे पता ही नहीं चला और जब होश आया तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। मैं बेड पर लेटी हुई थी और अमित मुझे बड़े गौर से देख रहे थे। अमित को देखते ही मैं उनके आगे रोते हुए हाथ जोड़कर कहने लगी कि इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। विहान ने ही दूध में मुझे नींद की गोलियां दी थीं। भगवान के लिए मुझे छोड़िएगा नहीं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके बिना नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर अमित मेरे पास आए और मुझे गले से लगा लिया और कहने लगे कि तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे सारे टेस्ट नए सिरे से करवाए। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। दरअसल तुम्हारी रिपोर्ट किसी और की रिपोर्ट के साथ बदल गई थी और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि विहान तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकता है? अमित की बात सुनकर तो सबसे पहले मुझे बहुत तसल्ली मिली। फिर मैंने कहा कि दरअसल विहान मुझे रोजाना दूध बनाकर देता था जिसे पीने के बाद मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी और फिर अचानक ही एक दिन मुझे ये बात पता चली तो मेरा शक सीधा विहान के ऊपर गया और फिर मैंने जब विहान पर नज़र रखी तो एक दिन मैंने उसे सिगरेट पीते हुए देखा और तो और मैंने उसके कमरे में एक ऐसी मैगजीन देखी जिससे मेरा शक यकीन में बदल गया कि विहान गलत रास्ते पर चल पड़ा है। मेरी बात सुनकर अमित हंसने लगे। बोले, तुम तो बिल्कुल पागल ही हो सीमा। शक की भी इंतहा होती है। अगर तुम्हारे मन में ऐसी कोई गलत बात आई भी थी तो तुम्हें अपना टेस्ट दोबारा करवाना चाहिए था ना, कि इस तरह की बातें सोचनी चाहिए थी। इतने में ही विहान वहाँ आ जाता है और वह अमित से पूछता है कि अब बुआ जी कैसी हैं? आखिर बुआ जी को हुआ क्या था? तो अमित उसे कहते हैं कि दरअसल तुम्हारी बुआ बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। इनका बीपी हद से ज़्यादा बढ़ गया था। बस इसी वजह से ये बेहोश हो गई। विहान ने कहा, लेकिन बुआ जी को किस बात की टेंशन थी? ये सुनकर तो मैं डर गई कि कहीं अमित विहान को सारी बात सच सच ना बता दें। तभी अमित ने कहा कि वो दरअसल सीमा ने तुम्हारी कुछ ऐसी चीज़ें देख लीं जिससे इन्हें डर लगने लगा कि इनका भतीजा न जाने किस रास्ते पर चल पड़ा है। इस पर विहान हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा। अमित ने विहान को थोड़ा कड़क शब्दों में कहा कि तुम सिगरेट पीने लगे हो। इस पर वो सकपकाया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए फूफा जी, मैं गलत संगत में पड़ गया था। नया नया कॉलेज है और नए नए दोस्त बने तो बस उनकी बातों में आ गया। लेकिन मैं खुद अपनी इस आदत से बहुत परेशान हूँ और इसे छोड़ने का दिन रात प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद अमित विहान को लेकर अस्पताल से कहीं बाहर चले गए। मुझे समझ नहीं आया कि वह आखिर विहान को लेकर कहाँ गए थे। कुछ देर के बाद दोनों ही हंसते खिलखिलाते हुए वापस आए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसके बाद मैं वापस घर लौट आई। मैंने अमित से पूछा कि आप विहान को लेकर कहाँ गए थे? तब अमित ने कहा कि वो जो मैगजीन तुमने विहान के कमरे में देखी थी वह उसकी नहीं थी। दरअसल उसके कॉलेज में जब चेकिंग होने लगी तो उसके एक दोस्त ने अपनी वह मैगजीन विहान के बैग में छुपा दी।
ताकि वह पकड़ा ना जाए। और विहान गलती से वह मैगजीन अपने साथ घर ले आया। जब उसने उस मैगजीन को देखा तो वह डर गया कि कहीं अगर तुमने इसे देख लिया तो ना जाने विहान के बारे में क्या सोचने लगो। इसी वजह से उसने उस मैगजीन को अपने कमरे में छुपा दिया, क्योंकि वह मैगजीन उसके जिस दोस्त की थी वह 1 हफ्ते के लिए कहीं बाहर गया था। इसलिए उसने सोचा कि जब 1 हफ्ते के बाद उसका दोस्त वापस आएगा तो वह उसकी इस मैगजीन को उसे वापस कर देगा। अमित ने कहा कि मुझे लगता है तुम्हें शक की बीमारी हो गई है। तुम्हारे दिमाग में जब इतने सवाल थे तो तुम्हें सीधा विहान से पूछ लेना चाहिए था। वैसे तो तुम कहती हो कि तुम उसकी बुआ कम और दोस्त ज़्यादा हो, लेकिन दोस्त ऐसे तो नहीं होते कि मन में किसी भी बात को लेकर बैठ जाएं और एक बात की 4 बातें सोच लें। मुझे अमित की बात सुनकर खुद पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि मैंने अपने भतीजे को लेकर न जाने क्या क्या सोच लिया। अमित ने कहा, सोचो अगर विहान को पता चल जाता कि उसकी बुआ उसके बारे में क्या सोच रही है तो उस बेचारे बच्चे पर क्या बीतती। मैंने अमित से कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी, लेकिन अब मैं कभी भी किसी पर शक नहीं करूंगी, बल्कि अगर कभी मेरे मन में कोई भी सवाल होगा तो मैं उस इंसान से सीधा ही पूछ लूंगी। इस पर अमित ने मुझे गले से लगाया और कहा कि मुझे तुम पर नाज है जो तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया और उसे सुधारने की बात की। इसके बाद अमित ने कहा कि अब उनके पास इतना पैसा है कि हम दोनों IVF का सहारा ले सकते हैं, और फिर हमने ऐसा ही किया और 2 साल के बाद मैं जुड़वा बच्चों की माँ बन गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।